आज हम लेखा शास्त्र के अंतर्गत बही खाता तथा लेखांकन में क्या अंतर है वो देखेंगे। पाठ 1 में अंतर कथा। पहला, क्षेत्र। बही खाता, इसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। इसके अंतर्गत सौदों का लेखा करने संबंधी कार्यों को शामिल किया जाता है, जबकि लेखांकन का क्षेत्र जो है वो व्यापक या विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत बही खाते द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की जांच करना तथा उनका विश्लेषण कर परिणामों को प्राप्त करने संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। दूसरा अंतर है निर्भरता। बही खाते का कार्य स्वतंत्र है, यह लेखांकन पर निर्भर नहीं करता, जबकि लेखांकन का कार्य बही खाते के कार्य पर निर्भर करता है। तीसरा, यंत्रों का प्रयोग। बही खाते का कार्य यंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि लेखांकन का कार्य यंत्रों की सहायता से नहीं किया जा सकता। नंबर 4, ज्ञान व योग्यता। बही खाते के कार्य के लिए विशेष योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लेखांकन का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इस कार्य को करने की योग्यता व प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। नंबर 5, शुद्धता की जांच। बही खाते में शुद्धता की जांच करने का कार्य नहीं किया जाता, जबकि लेखांकन में बही खाते की शुद्धता की जांच तलपट अर्थात ट्रायल बैलेंस बनाकर की जाती है। नंबर 6, समाप्ति। बही खाते का कार्य सौदों का प्रारंभिक लेखा करने के बाद समाप्त हो जाता है, जबकि लेखांकन का कार्य प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने के पश्चात समाप्त हो जाता है। नंबर 7, लेखा करने का समय। यह प्रतिदिन तिथिवार किया जाता है बही खाते का कार्य, जबकि लेखांकन का कार्य यह अंतिम खाते बनाते समय किया जाता है। नंबर 8, कला या विज्ञान। बही खाता रखना एक कला है, जबकि लेखांकन का कार्य विज्ञान है। नंबर 9, उद्देश्य। बही खाता का उद्देश्य समस्त व्यापारिक सौदे का व्यवस्थित लेखा करना होता है, जबकि लेखांकन का उद्देश्य बही खाता में किए गए व्यवहारों का विश्लेषण करना है। इसके बाद हम देखेंगे लेखांकन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो लेखांकन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा रखना। व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने से किए गए व्यवहारों का एक स्थायी लेखा तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकता है। लेखांकन का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना। लेखांकन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य किए गए लेखों के आधार पर एक निश्चित अवधि की लाभ हानि ज्ञात करना होता है कि व्यापार में हमको एक साल में या निश्चित अवधि में लाभ हुआ कि हानि। तीसरा मुख्य उद्देश्य है व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना। प्रत्येक व्यापारी समय समय पर अपने व्यापार की संपत्तियों एवं दायित्वों की जानकारी चाहता है। यह जानकारी लेखों के माध्यम से वह सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसके व्यापार में कुल कितनी संपत्तियां हैं और उसके कुल कितने दायित्व हैं। इन दोनों की जानकारी उनको लेखांकन के आधार पर प्राप्त हो जाती है। नंबर 4 उद्देश्य है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को हिसाब किताब रखना अनिवार्य है, अतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेखांकन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। 5वां उद्देश्य है भावी योजना हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। वित्तीय आंकड़ों का महत्व आधुनिक व्यापार में बढ़ता ही जा रहा है। आर्थिक क्रिया से जुड़ा प्रत्येक वर्ग, चाहे फिर वह विनियोजक हो या सरकार या आम जनता, प्रत्येक व्यापार की स्थिति का आकलन आंकड़ों से ही करता है। प्रत्येक व्यापारी गत अर्थात पिछले वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही अपनी भावी अर्थात भविष्य की योजना की रूपरेखा तैयार करता है। इस तरह व्यापार एवं उद्योग से संबंधित समस्त सूचनाएं आंकड़ों के रूप में लेखांकन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
अब देखेंगे कि लेखांकन के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसके पहले जो 5 उद्देश्य थे वो मुख्य उद्देश्य हैं और अब है लेखांकन के सामान्य उद्देश्य। व्यापार से संबंधित अन्य सूचनाओं को उपलब्ध कराना ही लेखांकन के सामान्य उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य निम्नानुसार होते हैं। पहला है क्रय विक्रय तथा शेष माल की जानकारी। समय समय पर व्यापार में कुल क्रय, कुल विक्रय तथा न बिके माल की जानकारी प्राप्त करना स्वामी के लिए आवश्यक होता है। लेखांकन द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति सरलता से कर दी जाती है। प्रत्येक व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसके व्यापार में कुल कितना क्रय हुआ, कुल कितना विक्रय हुआ और कितना माल अभी तक नहीं बिका है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो लेखांकन से प्राप्त कर सकता है। दूसरा, लेनदारों तथा देनदारों की स्थिति से अवगत कराना। आज का व्यापार साख पर आधारित है, अतः प्रत्येक व्यापारी साहूकारों को भुगतान करने व ग्राहकों से रकम वसूल करने के लिए व्यापार में इनकी स्थिति की जानकारी से सदैव अवगत रहना चाहता है। लेखांकन द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति संभव होती है। नंबर तीसरा सामान्य उद्देश्य है छल कपट पर नियंत्रण करना। व्यवहारों का उचित लेखांकन व उनकी नियमित जांच करने पर कर्मचारियों तथा ग्राहकों द्वारा की जाने वाली छल कपट की आशंकाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर चौथा सामान्य उद्देश्य है व्ययों पर नियंत्रण करना। अनेक छोटे छोटे व्यय इनकी राशि कम होती है, अधिक होने पर व्यापार की बचत घट जाती है। प्रत्येक व्यय का लेखा करने पर अनावश्यक व्ययों को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 5, करों का अनुमान लगाना। विभिन्न प्रकार के करों का निर्धारण व उनकी संभावित राशि का अनुमान लगाना व्यवहारों के लेखांकन से ही संभव है। अतः बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो करों की भुगतान की राशि का अनुमान लगाने के लिए व्यवहारों का लेखा करते हैं। नंबर 6वां, लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करना। लेखांकन का उद्देश्य केवल व्यापार के लाभ या हानि को ज्ञात करना ही नहीं है, बल्कि उन कारणों को भी ज्ञात करना होता है जिनसे व्यापार की लाभ हानि प्रभावित होती है। नंबर 7वां, व्यापार का सही मूल्यांकन करना। व्यापार के क्रय विक्रय के लिए व्यापार की संपत्तियों एवं दायित्वों का सही मूल्यांकन आवश्यक होता है। अतः इस आवश्यकता को लेखांकन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे कि लेखांकन के कौन कौन से कार्य हैं। तो लेखांकन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है पूर्ण और नियमित लेखे रखना। लेखांकन का प्रमुख कार्य व्यावसायिक लेन देनों के पूर्ण और नियमों के अनुसार लेखे रखना, उनकी खाता बही में खतौनी करना अर्थात लेजर में पोस्टिंग करना और वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि का विवरण और स्थिति विवरण तैयार करना है। दूसरा कार्य है विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। लेखांकन का दूसरा प्रमुख कार्य व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को शुद्ध लाभ या हानि, संपत्तियों, दायित्वों आदि के विषय में सूचना प्रदान करना है। तीसरा, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना। लेखांकन का एक अन्य कार्य विभिन्न संपत्तियों जैसे रोकड़, बैंक शेष, स्टॉक या स्कंद या रहतिया, देनदारों आदि के उचित लेखे रखना है। इससे प्रबंध को इन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने में सहायता प्राप्त होती है। चौथा, प्रबंध को सहायता प्रदान करना। सही समय पर सूचना प्रदान द्वारा लेखांकन प्रबंधकों को उनके नियोजन, नियंत्रण और निर्णय करने के कार्य में सहायता प्रदान करता है। पांचवा, ट्रस्टी का कार्य करना। कंपनी की दशा में प्रबंध पर कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी होती है। वह कंपनी के कोषों पर ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और लेखांकन उन्हें कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने के कार्य में सहायता देता है। नंबर 6वां, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
विभिन्न कानूनों जैसे कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी अधिनियम आदि के प्रावधानों के अंतर्गत एक व्यावसायिक फर्म को विभिन्न विवरण प्रदान करने होते हैं, वार्षिक खाते, आयकर और जीएसटी रिटर्न आदि। वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मूल्य वृद्धि कर, सेवा कर आदि को एक ही कर में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसे जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी का भुगतान क्रय के समय और इसकी वसूली विक्रय के समय की जाती है। और नंबर 7वां कार्य दायित्व निर्धारण। लेखांकन का एक अन्य कार्य संस्था के प्रत्येक विभाग की लाभप्रदता निर्धारण करना भी है। इससे प्रत्येक विभागाध्यक्ष के दायित्व का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त होती है।